हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट यूजी 2023 के लिए एक नई सीरीज। और ये सीरीज में हम लोग आपको कंप्लीट बायो तो करवाएंगे, लेकिन साथ साथ फिजिक्स की फैकल्टी भी बहुत जल्दी यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ। सो देखिए यहाँ पर हम किस समझेंगे कि सबसे पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अगर हमारा चैप्टर है तो हम समझते हैं भी मतलब क्या होता है। सो डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन सो क्या होता है, देखिए आप फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो फूड में क्या है आपके बायो मैक्रो मोलिक्यूल है, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है। सो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल को किस में कन्वर्ट, आपको किस में ब्रेक डाउन करना है, सिंपल में, ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को भी क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं आपका डाइजेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। सो ये है आपका डाइजेशन। फिर इसके बाद है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब क्या है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गट टू ब्लड। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से, गट से आपका ब्लड में, यही क्या होता है एब्जॉर्प्शन। फिर अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी आपसे कहती है कि साहब बताइए कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है, ठीक है, फूड में आपको क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, आपको यहाँ पर मिलता है कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी प्रोटीन फूड में। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी फैट। इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पर विटामिन और आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ मिनरल्स। सो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें आप याद रखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट है ये आपको कैसी क्वांटिटी में चाहिए, ये चाहिए आपको लार्ज क्वांटिटी में। वहीं विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं तो ये आपको कैसी क्वांटिटी में चाहिए, ये चाहिए आपको लो क्वांटिटी में। सो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए कि आपको कंपोनेंट ऑफ फूड दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा आपको लो क्वांटिटी में रिक्वायर होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा विटामिन या मिनरल। आप इनमें से अगर दोनों रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वह जनरली जो क्वेश्चन देगा वो आपको उसमें विटामिन देगा, मिनरल देगा, एक देगा कोई ना कोई। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमसे एनसीईआरटी कहती है रोल ऑफ वाटर की, बताइए वाटर का रोल क्या है। सबसे पहला रोल क्या है वाटर का, कि ये किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। सो पहला फंक्शन तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो रोल ऑफ वाटर में ये क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, प्ले रोल इन मेटाबॉलिज्म। फिर इसके बाद हमें समझना है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सो एलिमेंट्री कैनाल है क्या, सो देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है आपकी, एलिमेंट्री कैनाल इज अ मस्कुलर ट्यूब। इट्स अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ, which start from mouth and end at anus। सो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये आपकी 9 मीटर की होती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है और आप देखिए कहाँ पर एंड हो रही है, ये यहाँ पर आपकी, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट यहाँ से हो जा रही है। सो ये पूरी कितने मीटर की है, 9 मीटर की है। अब आप इसके बारे में जान चुके हैं। ओके, फिर देखिए अब हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में आप सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में, ठीक है। बकल कैविटी कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ कि ओरल कैविटी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर ओरल कैविटी पढ़ने के बाद आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। फिर आपको पढ़ना है इसोफेगस के बारे में। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। फिर इसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला पार्ट होगा ड्यूडेनम, दूसरा हो जाएगा जीजोनम और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा पार्ट हो जाएगा ड्यूडेनम, जीजोनम और थर्ड पार्ट हो जाएगा इलियम, ठीक है। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो ये 3 पार्ट पढ़ेंगे, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और फाइनली यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर एंड हो जाएगा, यहाँ पर इसमें एनस। फिर उसके अलावा लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ ग्लैंड्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आपको लीवर पढ़ना है, आपको
सलाइवरी ग्लैंड पढ़नी है, सलाइवरी ग्लैंड में आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कि सबलिंगुअल क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन सी है। इसके अलावा आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम काफ़ी अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर इससे बकल कैविटी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो देखिए बकल कैविटी की अगर हम बात करते हैं, बकल कैविटी में क्या क्या आता है, सो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा फील करते हुए समझेंगे, ठीक है। सो जब तो हम यहाँ पर बकल कैविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट पैलेट के बारे में। सो हार्ट पैलेट, अगर आप हार्ट पैलेट को क्या कहा जाता है, हार्ट पैलेट को एंटीरियर पैलेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एंटीरियर पैलेट भी कहा जाता है। सो आप अपनी टंग को थोड़ा सा ऊपर को करिए और आप जब ऊपर मिलाएंगे तो आपको क्या, जैसे आप टंग को ऊपर टच करेंगे सरफेस पर, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि क्या है, थोड़ा सा हार्ड सरफेस है, ठीक है। सो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, हार्ट पैलेट कह रहे हैं। सो और ये हार्ट पैलेट जो बनी होती है, ये किस किस से बनी होती है, ये आपकी 2 टाइप ऑफ बोन से बनी है, ठीक है, 2 तरह की बोन से बनी होती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी बोन है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर जो बोन है, बोन के नाम रहेंगे यहाँ पर, एक तो आपको मिलेगी पैलेटाइन बोन जो कि कितने नंबर में होती है, 2 इन नंबर, और आपको यहाँ पर मिलेगी एक बोन जिसको क्या कहेंगे आप लोग, मैक्सिला बोन, ये भी 2 नंबर में होती है, ठीक है। मतलब 2 पैलेटाइन बोन एंड 2 मैक्सिला बोन आपको किसमें मिलेगी, हार्ट पैलेट में। और आप टंग को ऊपर करेंगे और आप टच करके देखेंगे तो आपको इजीली फील हो जाएगा हार्ट पैलेट के बारे में। अब आप क्या करेंगे अपने हार्ट पैलेट पे, ठीक है, आप अपने टंग को क्या करेंगे, घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। क्या करेंगे, मान लीजिए ये क्या है मेरा, ऊपर का मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा, ये सेक्शन है हार्ट पैलेट का, और ये क्या है मेरी टंग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, टंग को ऊपर कर रहा हूँ, और मैं अगर इस तरीके से मूव करूँगा तो मेरे को क्या लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ क्या है, उभार है, ठीक है, क्या है, कुछ उभार है, क्या या फिर मैं कहता हूँ कुछ यहाँ पे क्या है, रिजिज है। सो इन रिजिज को क्या कहते हैं, सो इन रिजिज को कहा जाता है आपका पैलेटाइन रूगेट। क्या कहते हैं, पैलेटाइन रूगेट। सो आप ये चीज़ को क्या करेंगे, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन उभार को क्या कह रहे हैं, पैलेटाइन रूगे कह रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप टंग को पीछे की तरफ करेंगे सो आप क्या देखेंगे, पीछे की तरफ करने पे मान लीजिए फिर से अगेन अगर आप टंग को अपना थोड़ा सा इस तरीके से पीछे की तरफ देखेंगे करके तो आपको कैसा फील होगा, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की तो आप ध्यान रखेंगे कि सॉफ्ट पैलेट किस किस तरह बनी है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए दैट सॉफ्ट पैलेट आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन, वैसे म्यूकस मेम्ब्रेन तो आपको हर जगह मिलनी है। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, मसल फाइबर, मसल फाइबर। सो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी सॉफ्ट पैलेट बनी है वो किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फाइबर से आपकी बनी हुई है। फिर कभी कभी आपने क्या करा होगा बचपन में, खैर ऐसी हरकत सब करते हैं, मैंने भी करी है और आपने भी करी होगी। कभी कभी आपने अपना पूरा मुंह खोला होगा, मिरर के आगे देखा होगा तो आपने देखा होगा कि क्या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, ये मुंह खोला है, ठीक है। सो आपने देखा होगा एक इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैंग हुआ रहता है, ठीक है। कैसा इस तरह का स्ट्रक्चर हैंग हुआ रहता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूबुला। क्या कहते हैं, यूबुला कहते हैं। सो आप ध्यान रखेंगे यूबुला के बारे में। सो यूबुला के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका ये फंक्शन याद रखेंगे, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है। सो आप बता सकते हैं प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन नेजल चैम्बर, इन नेजल चैम्बर। सो ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। सो ये नेजल चैम्बर में क्या नहीं होने देता, फूड की एंट्री नहीं होने देता। सो मैं यहाँ पे आपको रफली दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ रहा होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जिस समय आप लोग फूड को लेंगे, ठीक है, जिस समय आप फूड को स्वेल करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, ऊपर को मूव कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फूड आपका नेजल चैम्बर में नहीं जाएगा। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। वैसे आपको टेलीग्राम पे तो नोट्स मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखते देखते नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें आप अपना आराम से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ भी रहे हैं, हाँ तो आप नोट्स भी बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका, एक तरीके से आपका डबल रिविजन हो रहा है। चलिए फिर हम इसके आगे देखते हैं। फिर इसके आगे है टीथ के बारे में, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे दांत हैं। तो चलिए आप समझेंगे टीथ के बारे में। सो
देखिए अभी हम ओरल कैविटी को ही समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम जितने जो डिस्कशन कर रहे हैं किस पर कर रहे हैं, ओरल कैविटी पे ही कर रहे हैं। सो ओरल कैविटी में हमने 3 पार्ट समझ लिए, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और आपका यूवुला, और हम इसके बारे में समझेंगे। अब हम समझेंगे टीथ के बारे में। ओके, टीथ में आपको एक टर्म समझनी है, डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन का मतलब क्या होता है? डेंटिशन का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है। टीथ के अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए? हम लोग यूज करते हैं टर्म डेंटिशन। तो डेंटिशन का मतलब क्या हो गया? जो टीथ की अरेंजमेंट है उसके लिए हम लोग कह रहे हैं डेंटिशन टर्म का यूज कर रहे हैं। अब देखिए टीथ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है थिकोडोंट, फिर आपको पढ़ना है डाइफाइडोंट, फिर आपको पढ़ना है हेटेरोडोंट। तो आपको ये 3 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ थिकोडोंट की, थिकोडोंट का मतलब समझिए। इसमें डोंट शब्द का मतलब ध्यान रखेंगे। डोंट शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर? डोंट शब्द का मतलब है यहाँ पर टीथ के लिए, ठीक है। तो थिकोडोंट के लिए आप क्या बता सकते हैं? टीथ दैट इम्बेडेड, टीथ दैट इम्बेडेड, टीथ दैट इम्बेडेड इन सोकेट जो बोन, इन सोकेट जो बोन। और इसके बारे में हम लोग जब लोकोमोशन एंड बोन्स करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये टीथ होते हैं ये धंसे होते हैं आपकी जो बोन में। सो इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इस बारे में हम कहाँ डिस्कस करेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर एक टॉपिक होता है जॉइंट्स, तो मैं ये सब आपको वहाँ पर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी आपको क्या ध्यान रखना है? थिकोडोंट का मतलब क्या है? थिकोडोंट का मतलब है ऐसे टीथ जो कि आपके धंसे होते हैं किसमें? सॉकेट जो बोन में। उन इस तरह के टीथ को क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है। और यहाँ पे हम जो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन टीथ की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक टर्म है डाइफायोडोंट। डोंट का मतलब अगेन क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। और चलिए डाइफायो का मतलब भी समझते हैं। सो डाइफायो का मतलब क्या है? 2 सेट ऑफ टीथ। क्या है? 2 सेट ऑफ टीथ। मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ 2 सेट ऑफ टीथ से? मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है, आपने सुना भी होगा बचपन में कहते हैं ना कि दूध के दांत हैं, अभी दूध के दांत हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा? फिर परमानेंट टीथ आएंगे, ठीक है। सो मिल्की टीथ को क्या कहते हैं? मिल्की टीथ को कहा जाता है डेसिडियस टीथ। क्या कहते हैं? डेसिडियस टीथ कहते हैं। और ये डेसिडियस टीथ जो है ये रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट टीथ से। ये तो होता है ना। चलिए, सो डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? डाइफायोडोंट का मतलब है कि 2 सेट ऑफ टीथ आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। पहले क्या होंगे? आपके डेसिडियस टीथ होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे? आपके परमानेंट टीथ होंगे। तो ओके, डाइफायोडोंट करने के बाद हम समझेंगे हेटेरोडोंट के बारे में, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? देखिए बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। क्या मतलब होता है हेटेरो का? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट का मतलब क्या होता है? टीथ। यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे? आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ देखने मिलते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आप कौन कौन से देखने मिलते हैं? आपको देखने मिलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसके साथ? इंसीजर के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इंसीजर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इन टीथ का फंक्शन होता है आपका बाइटिंग एंड कटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग इनका फंक्शन होता है। फिर इसके बाद है आपका कैनाइन। कैनाइन का फंक्शन क्या होता है आपका? होल्डिंग एंड टियरिंग, होल्डिंग एंड टियरिंग। फिर इसके बाद होता है आपका मोलर और प्री मोलर। सो मोलर और प्री मोलर का फंक्शन देखिए क्या होता है? इन दोनों का फंक्शन होता है सेम। क्या फंक्शन होता है इनका? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। सो ये फंक्शन क्या होगा? दोनों का सेम हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको टीथ देखने मिलते हैं। सो मैं अगर यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो ये क्या होता है? इनका अरेंजमेंट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ओके, फिर देखिए क्या है? इन ह्यूमंस नंबर ऑफ मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट का मतलब क्या होगा? मोनोफायोडोंट का मतलब होता है ऐसे टीथ जो क्या होंगे आपके लाइफ में एक ही बार आएंगे। सो ऐसे कितने टीथ होते हैं आपके? 12 टीथ होते हैं, ठीक है, जो लाइफ में केवल एक बार आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? ऐसे टीथ जो लाइफ में 2 बार आएंगे। मतलब पहले क्या रहेंगे आपके? मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ, फिर उसके बाद किसमें आएंगे? ये परमानेंट टीथ की फॉर्म में आएंगे। सो ऐसे टीथ को कहा जाता है आपका डाइफायोडोंट। सो ऐसे कितने टीथ होते हैं? ये होते हैं आपके 20। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए 20 + 12 कितने हो गए? 32। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका क्या है? एक दांत में से। चलिए डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। सो आपको डेंटल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3।
2123। मतलब यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला क्या बता रहा है? सो ये डेंटल फॉर्मूला मान लीजिए ये जैसे ये है ना, ठीक है, तो इसका आधा सेट, ठीक है, इसका इतना सेट क्या है, ये डेंटल फॉर्मूला को इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 की चीज़ को इंडिकेट कर रहा है इंसीजर को, 1 की चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कैनाइन को, 2 कर रहा है प्री मोलर को और 3 कर रहा है मोलर को। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि 2 तो इंसीजर है, एक क्या है कैनाइन है, एक क्या है, 2 क्या है आपके प्री मोलर है और 3 क्या है मोलर है। सो ये टीथ का अरेंजमेंट है, ठीक है। सो मैं आपको एक रफली डायग्राम बना करके देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये टीथ है, क्या है भाई, टीथ है, ये ऊपर वाला सेट हो गया। सो हमने क्या करा है, इसे समझने के लिए इतना सेक्शन लिया है, ठीक है। इसमें ऊपर वाला सेट भी आ गया, इसमें टीथ का नीचे वाला हिस्सा भी आ गया। सो इसलिए हमने ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को कैसे रिप्रेजेंट करा है, 2123 से, जिसमें कि 2 क्या है आपका इंसीजर के लिए है, ये आपका 1 किसके लिए है, आपका कैनाइन के लिए, फिर उसके बाद प्री मोलर, फिर आपका मोलर। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नीचे का भी सेम है, ठीक है, नीचे का भी क्या है, सेम है, जिसमें कि ये 2 की चीज़ को इंडिकेट कर रहा है इंसीजर को, 1 की चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कैनाइन को, 2 करेगा प्री मोलर को और 3 करेगा मोलर को। देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा। चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2102। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, ये शायद आपका न्यूट 2017 या 2018 में, इन 2 ईयर में से किसी एक ईयर में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछ लेते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए एम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रूट फॉर्मूला बताइए। सो रूट फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, एडल्ट का क्या होता है, 1123। इसका मतलब क्या होगा कि भाई कितने रूट्स हैं, ठीक है। अगर इंसीजर में कितनी रूट्स हैं, आपकी कैनाइन में कितनी रूट्स हैं, सो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। सो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, 1123 डिवाइड बाय 1123। सो ये क्या है, नंबर ऑफ रूट प्रेजेंट इन एडल्ट टीथ। ओके, फिर इसके बाद है आपकी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। सो टंग के बारे में बात करते हैं तो फिर देखिए टंग है, टंग में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको पेप्लीज देखने मिलेंगे। पेप्लीज क्या कंटेन करते हैं, तो पेप्लीज कंटेन टेस्ट बर्ड। क्या कंटेन करते हैं, टेस्ट बर्ड कंटेन करते हैं। यहाँ पर एक आप नोट पॉइंट याद रख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं पेप्लीज की, तो ह्यूमन में फोलिएट पेपिली नहीं मिलता। कौन सा नहीं मिलता, फोलिएट पेपिली नहीं मिलता। लेकिन ये फोलिएट पेपिली आपको किस में देखने मिलेगा, ये आपको रैबिट वगैरह में देखने मिल जाएगा, लेकिन ह्यूमंस में देखने के लिए नहीं मिलता। और एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ह्यूमन की टंग है, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि, ठीक है, कि मतलब आपने पढ़ा होगा, बच्चों ने आपको पढ़ाया भी गया होगा, टीचर ने आपको डायग्राम बनवाया और कहा होगा देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्वीट के लिए होता है, यहाँ पर सोल्ट के लिए होता है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए बनाया था, ये तो होगी स्वीट के लिए, इधर किसके लिए होता है, इधर होता है सोल्टी के लिए, और इसके ऊपर क्या होता है, ये वाला होता है किसके लिए, सोर के लिए। कुछ इस तरीके से आपको टीचर ने बनवाया होगा। लेकिन कभी भी टीचर ने आपको चिलीज के लिए कोई ऐसा टेस्ट बर्ड नहीं बनवाया होगा। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखिए कि चिल्ली के लिए हमारे पास कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हो चिलीज के लिए कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, तो हमें फील कैसा होता है। सो देखिए जब आप चिलीज वगैरह लेते हैं तो जो उसका इफेक्ट होता है, ठीक है, या फिर वो आपको क्या करता है, वो आपका बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या होता है, वो आप फील कर पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके इसे स्टिमुलेट कर, इससे क्या होता है, आपका जो पेन रिसेप्टर है वे क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट। सो आपको टंग के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो मान लीजिए ये क्या है, ये टंग है, ठीक है। ये जो टंग है, आपने कभी बचपन में खैर ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, आपने भी करी है। सो टंग को कभी आपने ऊपर ऐसा करा होगा, ऊपर वो करके देखा होगा, तो आपने देखा होगा ये नीचे किसी चीज़ से अटैच है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रीनुलम। क्या कहते हैं, फ्रीनुलम कहते हैं। और फ्रीनुलम क्या करवाती है, यह अटैच करवाती है टंग को विद फ्लोर। अटैच टंग विद बकल कैविटी फ्लोर। चलिए इसके आगे देखिए, आप यहाँ पे एनिमेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एनिमेशंस को भी आप सीखेंगे। यहाँ पे एनिमेशन मैंने इसलिए रख रखा है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो जब आप ऐसे एनिमेशन देखते हैं तो थोड़ा सा आपका सोचने का तरीका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, एनिमेशन वगैरह भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा दूँगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे एपिग्लोटिस के बारे में, ठीक है। एपिग्लोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एपिग्लोटिस से भी पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पर शायद स्लाइड नहीं बनी, तो चलिए कोई नहीं, हम एक एम्प्टी स्लाइड में पढ़ेंगे किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो एम्प्टी स्लाइड लेते हैं, फिर फेरिंग्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, चलिए यहाँ पर हम समझेंगे फेरिंग्स के बारे में। सो देखिए फेरिंग्स क्या है। सो फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पासेज। क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज। और ये कॉमन पासेज किसके लिए है, फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर के लिए। अब थोड़ा सा इसे हम डायग्राम में समझेंगे, तो चलिए हम लोग सबसे पहली वाली स्लाइड पर वापस से जाते हैं। ये सारे एनिमेशन अभी हम आपको आगे आने वाले लेक्चर में आप देखने वाले हैं। आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा और आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। सो आप यहाँ देखिएगा डायग्राम में, मैं थोड़ा पेन और कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसे क्लियरली समझ पाए। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप फेरिंग्स देख रहे हैं। सो फेरिंग्स क्या है, इट्स अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए क्या है, ऊपर से अगर आप ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है, यहाँ पर ये नेजल कैविटी है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा नेजल कैविटी है, और ये वाला रीजन जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। सो नेजोफेरिंग्स, और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फेरिंग्स के नीचे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, फूड पाइप वगैरह आ गया, ठीक है। क्या आ गया, यहाँ पर फूड पाइप वगैरह आ चुका है। सो इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, फेरिंग्स, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या होगी, कॉमन पैसेज होगी, जिसको आप क्या कह रहे हैं, फेरिंग्स कह रहे हैं। बस आपसे यहाँ से जनरली ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो आप आंसर क्या करेंगे, फेरिंग्स कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपके लिए रफ डायग्राम का यूज करा है। सो देखिए आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका फूड पाइप, और फूड पाइप को क्या कह सकते हो आप, ईसोफेगस भी कह सकते हो, और इधर क्या है आपका विंड पाइप, जिसको आप क्या कह सकते हैं, जिसको आप ट्रैकिया भी कह सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, ठीक है, फूड पाइप की ओपनिंग होती है, इसको क्या कहते हैं, गलट कहते हैं। और ये जो आपकी विंड पाइप की ओपनिंग होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर आप क्या देखेंगे, आपको क्या देखने मिलेगा, ग्लोटिस के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा एपिग्लोटिस। क्या देखने मिलेगा, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस जो है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है कार्टिलेज का। और ये क्या करता है, एपिग्लोटिस, ये है आपका प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, प्रिवेंट करेगा क्या, एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप में फूड एंटर ना हो, तो उसके लिए क्या कर, तो ये इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, या फिर इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिस कंट्रोल करता है। आपने कभी कभी सुना भी होगा, घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपके मम्मी पापा ने बोला हो, खाना खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न बड़ा कॉमन सा है कि बाई चांस अगर फूड आपका विंड पाइप में चला जाए तो क्या हो सकता है, एकदम से आपको झटका लग सकता है, एकदम से खांसी आ सकती है, ठीक है। सो देखिए ये एपिग्लोटिस है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एनिमेशन में ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा एयर और फूड दोनों ही आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर फूड आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड आपका सीधा ईसोफेगस में क्या हो रहा है, जा रहा है, ना कि आपका यहाँ पर किसमें नहीं जा रहा, विंड पाइप में नहीं जा रहा। सो इधर क्या है, ये आपकी, ये है आपकी विंड पाइप। आई होप आप इस एनिमेशन से रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये वाला रुकिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। सो आपको एपिग्लोटिस के बारे में ये सारी चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एपिग्लोटिस में पहले क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एपिग्लोटिस आपको किसमें नहीं देखने मिलता, तो ध्यान रखेंगे कि फ्रॉग में आपको एपिग्लोटिस देखने के लिए नहीं मिलता। फ्रॉग में एपिग्लोटिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलिए एक बार फिर से इस एनिमेशन को देख लीजिए, और इस एनिमेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको फूड और एयर दोनों चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप चीज़ों को क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। ईसोफेगस को और क्या कहते हैं, ईसोफेगस को और कहा जाता है फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। सो देखिए फूड पाइप की अगर हम बात करते हैं ईसोफेगस की, सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका, यहाँ पर फूड जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका ईसोफेगस है, या फिर ये क्या है आपका फूड पाइप। ओके,
और यहाँ पर आप एनिमेशन को देख लीजिए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो फूड पाइप का फंक्शन होता है ये क्या होता है, बोलस को कैरी करना। ठीक है, बोलस क्या होगा, मान लीजिए जब आप फूड को जब चबाते हैं ना तो क्या होता है, कुछ इस तरह का एक बोल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है माउथ के अंदर, इसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। सो ये आपका ईसोफेगस जो है ये क्या करता है, ये है आपका बोलस। बोलस क्या है, जो फूड आपने चबाया है वो किस फॉर्म में हो चुका है, वो कुछ एक बोल लाइक फॉर्म, इस तरह की कुछ फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, सो उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। सो बोलस क्या कैरी, ओके ठीक है, तो ईसोफेगस का फंक्शन क्या होगा, ये बोलस को कैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक। सो आप ध्यान रखें कहाँ से कहाँ तक कैरी करेगा, तो ये आपका कैरी करेगा यहाँ पर आपका स्टोमक तक। ठीक है, कहाँ तक, स्टोमक तक ये आपका कैरी करता है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर आप इसकी बिंड, यहाँ पर आपको कैसी मूवमेंट देखने मिल रही है, यहाँ पर आपको देखने मिल रही है पेरिस्टोलसिस मूवमेंट। कैसी मूवमेंट देखने मिल रही है, यहाँ पर पेरिस्टोलसिस मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रही है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में, और अभी आपको बताएंगे बड़े ही सिंपल शब्दों में कि ये पेरिस्टोलसिस है क्या। पेरिस्टोलसिस मूवमेंट। सो पेरिस्टोलसिस मूवमेंट का मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये क्या है, अभी इनिशियली ये कोई हमारी विंड पाइप है। ठीक है, यहाँ पर ये बोलस है, फिर ये जब बोलस आगे जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि विंड पाइप की हल्का सा क्या हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है तो विंड पाइप में क्या हो रहा है, आप देखेंगे शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ इलास्टिक मसल्स भी होते हैं। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टोलसिस मूवमेंट। चलिए फिर इसके बाद अब हम आते हैं किसकी तरफ, हम पढ़िए गैस्टर के बारे में। गैस्टर कह दीजिए या फिर आप कह सकते हैं स्टोमक, ये चॉइस आपकी। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले पूछा जाता है कि आपसे कि ये बताइए इसकी शेप कैसी है, तो आप ध्यान रखेंगे ये है आपकी जे शेप। ठीक है, कैसी शेप होती है, जे शेप होती है। अगर हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्टोमक के, तो कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं मेनली। पहला पार्ट होता है कार्डियक, सो मैं यहाँ पर आपके लिए मार्क करता जा रहा हूँ, ये आपका कार्डियक। सेकंड पार्ट है यहाँ पर फंडस। थर्ड पार्ट है यहाँ पर आपका, ये रहा थर्ड पार्ट है आपका बॉडी। और फोर्थ पार्ट जो है वो है आपका पाइलोरिक। सो पाइलोरिक में आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरा का पूरा पाइलोरिक है, ये यहाँ तक है। ठीक है, ब्लू तक क्या है आपका पाइलोरिक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में ड्यूडेनम भी है। सो ड्यूडेनम के बारे में ध्यान रखेंगे, किसका पार्ट है, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। सो 4 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं स्टोमक के, कौन कौन से होते हैं, कार्डियक, सो कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया और पाइलोरिक हो गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कार्डियक की, सो ये सबसे पहला पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका फूड पाइप ओपन होता है। मैं शॉर्ट में एफ भी लिख रहा हूँ, लेकिन आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप पूरा लिखेंगे फूड पाइप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फूड पाइप ओपन होगा। सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर है फंडस। अगर हम फंडस की बात करते हैं तो फंडस कौन सा रीजन होता है, यहाँ पर आपकी गैस वगैरह क्या होती है, स्टोर होती है। फिर थर्ड पार्ट है आपका बॉडी। सो बॉडी आपके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो बॉडी पार्ट होता है स्टोमक का, यहाँ पर क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, ये मेन पार्ट है और यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन टेक प्लेस। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है आपका पाइलोरिक। सो देखिए पाइलोरिक में आप देख पा रहे होंगे ऐसा डायग्राम में, एक है पाइलोरिक एंट्रम और एक है पाइलोरिक कैनाल। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले पाइलोरिक एंट्रम के बारे में। सो देखिए पाइलोरिक एंट्रम क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, 2 सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। एक सेल है आपका जी सेल और एक क्या है आपका डी सेल। सो ध्यान रखिए कि जो जी सेल होता है ये क्या करता है, यह जी सेल क्या करता है, ये है आपका एक हार्मोन, यहाँ पे सीक्रेट क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको आप क्या कहते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन। और वहीं डी सेल जो है ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक साथ है तो आप एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। तो जी सेल कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सो ध्यान रखेंगे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डी सेल क्या करता है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो ये अब आप ध्यान रखेंगे। देखिए फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, आपको बोलना है पीछे पीछे। आप बोलिए कि
पाइलोरिक में अगर हम बात करते हैं तो पाइलोरिक को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है आपका पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, क्या है पाइलोरिक एंट्रम, हाँ अब बोले ना आप लोग, ठीक है। इसमें आपको दो तरह के सेल मिल रहे हैं, जी सेल और डी सेल। जी सेल क्या कर रहे हैं, जी सेल में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो क्या करेगा आपका गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। डी सेल क्या कर रहा है, डी सेल आपको क्या सीक्रेट करता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करता है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, इसके बाद आपको देखने मिलेगी पाइलोरिक कैनाल। सो पाइलोरिक कैनाल में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या देखने मिलेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर आपको देखने मिलेगा। और देखिए स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है, स्फिंक्टर का फंक्शन हर जगह ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, प्रिवेंट बैकफ्लो, प्रिवेंट बैकफ्लो। अगर फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो वो दोबारा स्टमक में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है आपके कहाँ पर, पाइलोरिक रीजन में। और साथ साथ ये जो आपकी पाइलोरिक कैनाल होती है ये क्या करती है आपकी, ये किससे कनेक्ट करवाती है, स्टोमक को भी कनेक्ट करा रही है किससे, टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में ऐसा ही लिख दिया, इसका मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और कुछ पॉइंट्स मैं और आपको बताया था, मैं जनरली जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको ये सब पता होगा कि जो स्टडी होती है स्टोमक की उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है गैस्ट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जैसा आप पढ़ते हो ना बचपन से बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या है लाइफ, लॉजी का मतलब क्या है स्टडी, वैसे ही यहाँ पर स्टडी ऑफ स्टोमक को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रो शब्द जो है ये किसके लिए, गैस्टर के लिए, गैस्टर का मतलब क्या होता है, स्टोमक होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। और जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, स्पेशली अगर आप इसमें जाते हैं, ठीक है, अगर आप स्टोमक के स्पेशलिस्ट में जाते हैं तो हम आपको क्या कहेंगे कि भाई आप कौन हो, आप हो गैस्ट्रोलॉजिस्ट। चलिए ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इनकी अगर हम बात करते हैं तो 7 मीटर इसकी लेंथ होती है और पूरी की पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप ये ध्यान रखेंगे पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन किससे लाइंड होती है, यह आपकी लाइन होती है किससे, ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम, किससे, ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम। इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा आपका मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अगर दिस पार्ट, ठीक है। सो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर इन दिस पार्ट। सो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर डायामीटर में पूछा जाएगा ना आपसे, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन 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 ठीक है, मैंने इतनी बार लेकिन कह दिया तो आप अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लेकिन लेंथ की बात करेंगे, सो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वहाँ पे एग्जामिनेशन में भावनाओं में मत बह जाना कि वहाँ लिखा है कि भाई ये बताओ लेंथ किसकी ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया भाई कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों ही गलत हैं, और ऑप्शन नंबर डी आपसे कह रहा है दोनों की लेंथ बराबर है। तो वहाँ भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है भाई, ये बात को ध्यान में रख के जाएंगे आप लोग। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो क्या क्या पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो कि आपका प्रोक्सिमल पार्ट होता है। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है आपका अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है। प्रोक्सिमल पार्ट क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट। और इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, सी शेप होती है। शेप कैसे रहेगी इसकी, सी शेप रहेगी। अभी एनिमेशन में मैं दिखाने वाला भी हूँ कौन कौन से पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। दूसरा पार्ट है यहाँ पर जीजोनम, और तीसरा पार्ट क्या है, इलियम। सो आप देख सकते हैं कि जीजोनम जो है 2 मीटर का है, इलियम आपकी 4 मीटर की है, टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर की है। तो बताइए ड्यूडेनम कितने मीटर की होगी, तो आप कैलकुलेट कर लेना भाई अपने आप। चलिए फिर इसके बाद ओके, ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम इसके फंक्शन देखेंगे। सो देखिए फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्यूडेनम दिख रही है। ड्यूडेनम आप यहाँ पे सही से नहीं देख पा रहे होंगे। सो पीछे ये जो ड्यूडेनम होती है ना कुछ इस तरीके से ये सी शेप होती है, ठीक है। ओके फिर आप देखिए उसके बाद ड्यूडेनम के बाद क्या आपको देखना है। ओके फिर देखिए जीजोनम हो गई, फिर क्या हो गई आपकी इलियम हो गई है।
और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हाईली कोल्ड क्या होगी आपकी यहाँ पर, जीजोनम सबसे ज़्यादा हाईली कोल्ड है। सो आप यहाँ पे और एनिमेशन को एक बार देख लीजिएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं। ड्यूडोनम, जीजोनम और इलियम, आई होप आपने एनिमेशन को ध्यान से देखा है। चलिए फिर वापस आते हैं। ठीक है, अब चलिए हम फंक्शन की बात करते हैं। सो देखिए ड्यूडोनम की आपने शेप देख लिया, सी शेप होता है, लेकिन इसमें आपको जो मेन फंक्शन याद रखना है ड्यूडोनम के बारे में, यहाँ पे आप क्या रखेंगे कि जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है आपका, मैक्सिमम डाइजेशन होता है आपका ड्यूडोनम में। ठीक है, ड्यूडोनम में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और यहाँ पर एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड को मैं यहाँ डिस्कस ना करके जब मैं आपको यहाँ पर अभी मतलब कल के लेक्चर में जो कि मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ इसकी एलिमेंट्री कैनाल की, सो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में। ओके, सो ये किसका हमने फंक्शन देखा, ये हमने देखा है ड्यूडोनम का फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं जीजोनम का फंक्शन। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसमें होता है, वो होता है आपका जीजोनम में। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें होगा आपका, जीजोनम में। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो आपका जीजोनम वाला सेक्शन है इसमें क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वेलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैक्सिमम वेलाई प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा क्रिप्टोफ्लेवर खून वगैरह भी है जो कि मैं आपको कल के ही लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसके बाद है आपका इलियम। इलियम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ओपन हो जाती है। इलियम से क्या होगा, ये कनेक्टेड होगी इलियम किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो मैं लिख सकता हूँ ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये फंक्शन आपको याद होने चाहिए। अब देखिए एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर करना है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन विच पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन विच पार्ट। ऑप्शन नंबर ए आपको दे देगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी आपको दे देगा, आपको यहाँ पे दे देगा ड्यूडोनम, ऑप्शन नंबर सी आपको दे देगा जीजोनम, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे देगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो इस केस में दो चॉइसेस बनेंगे आपके पास। ठीक है, या तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन कराओ, स्मॉल इंटेस्टाइन गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आंसर को सही नहीं मानेंगे। रीजन क्या है, एक्यूरेसी कम है। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट क्या है यहाँ पर, ड्यूडोनम है। पार्ट ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, ड्यूडोनम। ठीक है, आपसे पूछा मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो आपको आंसर क्या मार्क करना पड़ेगा, ड्यूडोनम मार्क करना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन है कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जीजोनम भी आ गया है ना, और आपका इलियम भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी देता है एग्जामिनर तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको केवल क्या दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बड़े स्मार्टली क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। और मेरे को पता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलती तो नहीं करने वाले। चलिए, फिर ये एनिमेशन आप देख चुके हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा। सो यहाँ पर किसकी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर आपका मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पर आपका सर्टेन ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है समझिए। देखिए जितना भी क्या होता है यहाँ पर, जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड, जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, ठीक है, जितने भी आपके अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस हैं वे क्या होंगे, वे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे सो उस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस से क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, और सर्टेन ड्रग्स को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बात मैंने वैसे नीचे भी लिखी है, दैट अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस पास फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसके अलावा आप क्या देखेंगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे क्या देखेंगे आप, म्यूकस सीक्रेट होता है, और ये म्यूकस किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये म्यूकस हेल्प करता है एडरिंग द वेस्ट पार्टिकल टुगेदर। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, उस सबको क्या करेगा, आपसी में क्या करेगा,
आपका ज्वाइन कर देगा, मतलब ज्वाइन कर देगा एंड लुब्रिकेट इट फॉर इजी पासेज, एंड वो क्या करेगा और इजीली इसे क्या करेगा, पास कर देगा। सो ये आपको यहाँ पर इतना पार्ट। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो आप यहाँ पर एनिमेशन में देख पा रहे हैं, ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये अंदर वाली नहीं है, बाहर वाली है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना मूवमेंट हो रही है। सो ये किसमें हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन, और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेक्टम, ठीक है। देखिए सीकम वाला पार्ट जो होता है, सीकम वाले पार्ट में क्या देखेंगे आप, एक ब्लाइंड सैक देखने मिलेगा, ठीक है। क्या देखने मिलेगा, ब्लाइंड सैक आपको देखने मिलेगा। और ये ब्लाइंड सैक जो है ये क्या कंटेन करता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कंटेन करता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं, ये है आपका विटामिन वगैरह क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और आप देखेंगे सीकम वाले रीजन में आपको यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। सो आपको क्या देखने मिलेगा, इसके सबसे नीचे सरफेस पर आपको देखने मिलेगी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या देखने मिलेगी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अगर हम बात करते हैं आज के समय में, सो ये कैसी होती है, नॉन फंक्शनल होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले कभी क्या रही होगी, ये फंक्शनल रही होगी, ठीक है। जिस समय आपका जो फूड वगैरह है, तो ठीक है, तो रो फूड वगैरह कंज्यूम करा जाता था, सो इसमें तो उस समय तक फंक्शनल थी। लेकिन आज के समय में क्या है, ये आपकी नॉन फंक्शनल है। फिर इसके बाद हम आते हैं कोलोन पर। तो कोलोन में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और आपका ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, और सिग्मोइड कोलोन। सो ये अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए साहब कि कौन सा कोलोन का पार्ट, ठीक है, कि कौन सा कोलोन का पार्ट ओपन होता है रेक्टम में। सो आपका आंसर क्या रहेगा, डिसेंडिंग कोलोन ओपन होती है आपकी रेक्टम में, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन आपकी किसमें ओपन होती है, रेक्टम में ओपन होती है। सो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, बस जाइए और अपना कमेंट, और जो भी प्रॉब्लम है उससे आप यहाँ पे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स वगैरह को आराम से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर भी मिलेगा। और खैर इस वीक से तो नहीं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीक से कोशिश ये करेंगे कि हर सैटरडे आपको एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे दिया जाए, ठीक है। हर सैटरडे आपको क्या देना है, एक टेस्ट देना है। जितना आपको कराया जाएगा उसका टेस्ट देते जाइए। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका क्या हो जाएगा, रिविजन होता रहेगा, और आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। वो टेस्ट आपका दो तरीके से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हम लोग टेलीग्राम पर आपको बोल देते हैं, जिसमें क्या करना रहेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आपको मार्क करने हैं। या ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको हम PDF बना के आपको दे देंगे, और आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर हम लोग उसके आंसर भी क्या करेंगे, टेलीग्राम पर ही अपलोड कर देंगे। तो टेलीग्राम पर भी आपको कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ आपको जाकर सर्च करना है कम्युनिटी क्लासेस, और आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वो चैनल पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगो लगा रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कोशिश करते रहिए अगले साल डॉक्टर आप